हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम, इंडियाज बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन से जुड़े डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज, वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जैसे ई अकाउंटिंग, प्रैक्टिसेस ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी और भी बहुत कुछ। तो सीखते रहिए कौशलम के साथ और बढ़ाएं अपने कदम एक उज्जवल भविष्य की ओर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। एक अकाउंटेंट जिसे ऑडिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। हालांकि अकाउंटेंट ऑडिट नहीं करता, लेकिन वो ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को असिस्ट करता है, ऑडिटर को असिस्ट करता है, सहायता करता है। इसलिए ये जरूरी है कि एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए कि जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो काम कर रहा है, वो ऑडिट में अपना क्या सहयोग कर सकता है या उससे ऑडिट में क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। अब क्योंकि ऑडिट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाती है और उसमें जितना भी काम है जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, वो सारा एक अकाउंटेंट ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोवाइड कराता है। इसलिए अकाउंटेंट को अपना रोल समझ में आना चाहिए कि उस ऑडिट में एक अकाउंटेंट का क्या रोल होगा। और उस रोल को समझने के लिए पहले ये जरूरी है समझना कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होती क्या है, उसमें क्या क्या चीजें की जाती हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या वहाँ रिक्वायर्ड होता है, क्या चीजें चेक की जाती हैं, ताकि वो खुद अपने इस रोल को, अपनी इम्पोर्टेंस को समझ सके। तो देखिए, ऑडिट का मतलब है सिंपली जहां आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाएगा, जहां आपके द्वारा जो कंप्लाइंसेज हैं, लीगल कंप्लाइंसेज हैं, उनको चेक किया जाएगा कि वो आपने प्रॉपर किए कि नहीं किए। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये काम होता है ऑडिट में अंदर, जहां आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक किया जाता है, जहां आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है कि वो सही पोजीशन शो कर रहे हैं कि नहीं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब है कंपलसरी ऑडिट, जो कि हर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, उसे करवाना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। हालांकि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को भी ये ऑडिट कराना कंपलसरी है अगर उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा है या उनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करवाते हैं, तो गवर्नमेंट उनसे 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन चार्ज कर सकती है। और हर वो ऑफिसर कंपनी का जो कि ये डिफॉल्ट करता है, उसे 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीस तक की फीस या इम्प्रीजमेंट अप टू 1 ईयर तक का फाइन लगाया जा सकता है। अब हम समझते हैं ऑडिट का प्रोसेस क्या है। देखिए, यहाँ हम जो भी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, हम स्टैट्यूटरी ऑडिट को भी समझ रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं कि उस ऑडिट के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ से हम ये समझाना चाहते हैं कि एक अकाउंटेंट का रोल क्या होगा इस पूरी ऑडिट में। अपना रोल, उसका खुद का रोल समझने के लिए उसे पूरी ऑडिट की प्रोसेस पता होनी चाहिए, तो उसे अपना रोल खुद समझ में आ जाएगा कि उसे किस तरह एक ऑडिटर को असिस्ट करना है, उसको सहायता करनी है। चलिए बात करते हैं ऑडिट प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ऑडिटर चेक करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, उतना ही ऑडिटर का काम कम हो जाएगा। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, वहाँ के अकाउंटेंट के हाथ में भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपके बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, सपोज वो ट्रांजेक्शन कैश में होता है और बहुत छोटा ट्रांजेक्शन है, जैसे डेली के जो खर्चे होते हैं बिजनेस के, ऑफिस को चलाने के, रिफ्रेशमेंट के, पेंट्री के, तो ऐसे कुछ खर्चे जो होते हैं, इन्हें रिकॉर्ड करने का, इन्हें वेरीफाई करने का क्या सिस्टम है। अगर आपने ये पैसा जो आपके इन छोटे मोटे खर्चों पर हो रहा है, ये किसी पेटी कैशियर को या किसी रिसेप्शनिस्ट को दे दिया है और वो बंदा सीधा खर्चा कर देता है बिना किसी अप्रूवल के, तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए यहाँ जरूरी है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए, ताकि कोई भी, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय हो चाहे बड़ा एम्प्लॉय हो, वहाँ पर कोई फ्रॉड ना कर सके। इसी तरह आपके यहाँ जो परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर होते हैं, वो कैसे प्रोसेस होते हैं। पहले ऑर्डर होता है, डिलीवरी होती है, वो किस तरह से पेमेंट आगे प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें आपके एक सिस्टम को शो करती है कि आपके अंदर का बिजनेस का सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। अगर वहाँ कहीं भी एक लूपहोल होता है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपके यहाँ फ्रॉड होने के चांसेस पूरे होते हैं। इसी तरह आपके यहाँ जो की जा रही अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, रिकॉर्डिंग है, वो कितनी बार चेंज की जा रही हैं, उसमें बार बार रिवर्सल हो रहा है, या फिर
उसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर्स दिख रही हैं, तो यहाँ पूरे चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो यहाँ ये चीज़ें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए ऑडिटर सबसे पहले चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, और इसे बनाने में अकाउंटेंट का पूरा रोल रहेगा। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगली प्रोसेस जिसको हम कहते हैं वाउचिंग। ना वाउचिंग क्या है? वाउचिंग है एक ऐसा काम जिसमें आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते हैं हर ट्रांजैक्शन के। मींस जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, तो उसके पीछे कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्या ट्रांजैक्शन बिना एविडेंस के रिकॉर्ड कर दिए गए हैं? अगर कोई परचेज है, कोई सेल है, कोई एक्सपेंस है, तो क्या उसके पीछे, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पीछे कोई ना कोई प्रॉपर एक एविडेंस है, कोई बिल है, कोई वाउचर है। तो हम इस चीज़ें चेक करते हैं और इस प्रोसेस को हम वाउचिंग कहते हैं। अब यहाँ अकाउंटेंट का रोल है कि वो ऑडिटर को सपोर्ट वाउचर्स प्रोवाइड कराए, बिल्स प्रोवाइड कराए, हर ट्रांजैक्शन का उसके पास एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो वो प्रॉपर एक फाइल तैयार करे, प्रॉपर एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स तैयार करे, ताकि ऑडिटर का काम भी सिंपल हो सके और आपने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं आपके सिस्टम में वो सारे वेरीफाई हो सकें। सपोज आप टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास हर ट्रांजैक्शन का एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, तभी वो सिस्टम में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस चीज़ का एविडेंस जुटाना कहलाता है वाउचिंग। तो मेनली हम वाउचिंग में हमारे जो बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, इनको चेक करते हैं, इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको चेक करते हैं, उनके प्रोसीजर को चेक करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरी प्रोसेस होती है वो होती है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड कंप्लायंसेस जो कि कंपनीज को करने होते हैं। अब पहले बात करते हैं इसमें हम जीएसटी की। तो जीएसटी की एक चेकलिस्ट है जो कि एक ऑडिटर चेक करेगा कि जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कितनी क्लेम करी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बन रही है, क्या आपने टाइमली जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी जो कि मंथली रिटर्न्स या क्वार्टरली रिटर्न्स हैं उन्हें फाइल किया है कि नहीं किया है। इसी तरह आपकी जो जीएसटीआर 3B में इनपुट्स आप दिखा रहे हैं उसको आपने रिकंसाइल किया है कि नहीं किया है। मीन्स आपकी बुक्स जो है वो आपका जीएसटी इनपुट कुछ और दिखा रही हैं और आपके रिटर्न में आपने जीएसटी इनपुट कुछ और दिखाया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन करना ज़रूरी है। और आपका जीएसटीआर 2A 2B के जो अकॉर्डिंग रिपोर्ट है वहाँ आपको मिलने वाली इनपुट कुछ और है। तो यहाँ ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं ऑडिटर के द्वारा। इसलिए अकाउंटेंट को चाहिए कि जब वो जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर रहा है या करवा रहा है तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहुंचाए, या खुद भी जब रिटर्न फाइल कर रहा है जीएसटी की तो उसके पास उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे बिल होने चाहिए, और जो इनपुट वो क्लेम कर रहा है वो जीएसटीआर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह अब डिटेल में बात करें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, मीन्स जो लायबिलिटी हमारी गुड्स बेचते समय बनती है, जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, जीएसटी कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हमारे पास प्रॉपर सेल की इनवॉइसेस हमने बनाई हैं, क्या जो गुड्स है उस पर टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो उसके हिसाब से टैक्स सही लगाया कि नहीं लगाया, जैसे सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी को सही क्लासीफाई किया गया है कि नहीं किया गया बिल में। इसी तरह एचएसएन कोड, सैक कोड मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या बिल्स में। इसी तरह अगर हम किसी ट्रांजैक्शन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करने के लिए लायबल थे तो क्या जीएसटी डिपॉजिट करवाया गया नहीं करवाया गया है। इसी तरह कुछ इनवॉइसेस के लिए जहां ई वे बिल इशू होने चाहिए थे वहां ई वे बिल इशू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे जब हम जीएसटी के टैक्स कंप्लायंसेस की बात करेंगे। इसी तरह क्रेडिट नोट्स वगैरह हमने इशू करे हैं या नहीं, उसको रिकॉर्ड करा है कि नहीं करा प्रॉपर, और उसे अपनी रिटर्न में मेंशन किया है कि नहीं किया। कुछ जीरो रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई हैं तो उसे हमने अपने टोटल टर्नओवर में इसको अलग किया है कि नहीं किया है जीएसटी की लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रही है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए प्रॉपर आपके पास परचेज के बिल हैं कि नहीं, उन बिलों में जीएसटी का क्लासिफिकेशन सही हुआ है कि नहीं, क्या आप ऐसे किसी बिल के अगेंस्ट जो है जीएसटी क्लेम कर रहे हैं जिनका पेमेंट 180 दिन तक भी नहीं हुआ है, क्योंकि 180 दिन तक में पेमेंट हो जाना चाहिए। और इसी तरह जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका जीएसटी इनपुट दिख रहा है वो जीएसटी पोर्टल के साथ मैच होना चाहिए। तो ये जर्नल चीज़ें जो जीएसटीआर से रिलेटेड होंगी, जीएसटी से रिलेटेड होंगी, एक ऑडिटर चेक करेगा। अब यहाँ पर अकाउंटेंट का रोल है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, टाइम टू टाइम रिकंसाइल करे अपनी बुक्स को जीएसटी पोर्टल के साथ,
रिटर्न 2A 2B के साथ। अब बात करते हैं TDS के बारे में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि TDS एक मेन कंप्लाइंस है जो कंपनीज में फॉलो होना चाहिए और स्पेशली ये फॉलो नहीं होता कई केसेस में, क्योंकि कई जगह पेमेंट पे TDS डिडक्ट होना चाहिए बट कई बार अकाउंटेंट्स को नॉलेज नहीं होती है और वो TDS डिडक्ट नहीं करते हैं, या TDS डिडक्ट करने के बाद उसको टाइमली डिपॉजिट नहीं कराते हैं, या डिपॉजिट कराने के बाद टाइमली उसकी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें अकाउंटेंट को पता होनी चाहिए कि आपके टैक्स ऑडिट में, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट है टैक्स ऑडिट, उसमें ये सब चीज़ें चेक होंगी कि कोई ऐसा पेमेंट तो नहीं है जहाँ आपने TDS डिडक्ट नहीं किया, क्योंकि उस पेमेंट को फिर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते, उसका आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं प्रोरा। तो यहाँ पर ऑडिटर चेक करेगा TDS की जो चेकलिस्ट होगी, वो उसमें चेक करेगा आपका फॉर्म 26 AS जिसमें आपका कोई TDS वगैरह जमा हुआ है आपके नाम से तो वो शो होगा। इसी तरह आपकी जो TDS रिटर्न्स हैं जहां आपको TDS जमा कराना था उसके चालान्स, क्या वो आपने टाइमली पेमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं, कोई फ़ी वगैरह, कोई लेट फ़ी, कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी है तो वो जमा हुई है कि नहीं हुई है। इसके अलावा ग्रेचुटी, लीव्स, बोनस, ESI पेमेंट्स, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जितने भी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेज हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, ये भी स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट है। बात करें जहाँ तक कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ को ROC कंप्लाइंसेज पूरे करने होते हैं, जैसे फॉर्म AOC, ADT, DPT 3, ये जो फॉर्म्स होते हैं, ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट ऑफ ROC, डायरेक्टर KYC, इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं जो ROC से रिलेटेड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रिलेटेड कंप्लाइंसेज हैं वो पूरे किए गए नहीं किए गए टाइमली, ये देखना भी ऑडिटर का काम है और इसका ध्यान रखना अकाउंटेंट का काम है कि कंपनीज में ये चीज़ें टाइमली हो रही हैं कि नहीं। अब बात करें कुछ अदर कंप्लाइंसेस की जो कंपनीज में आपको ध्यान रखने होंगे ऑडिट में, वेरिफिकेशन में, तो वो होंगे जैसे कोई पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट अगर कैश में है तो वो पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स में, इसलिए ये ध्यान रखना है अकाउंटेंट को कि वो कोई भी पेमेंट 10,000 से ऊपर का कैश में ना करे। इसी तरह सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स के प्रोविजंस को वायलेट तो नहीं किया गया है, मीन जहाँ आपने कैश 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश बिजनेस में रिसीव किया है तो वहाँ आपने इस सेक्शन को अवॉइड कर दिया। तो इस बात का ध्यान अकाउंटेंट को भी रखना है कि आप 2 लाख से ज़्यादा कैश एक दिन में एक ट्रांजैक्शन में कवर नहीं ले सकते। इसी तरह आपने कोई एडवांसेस या लोन्स दिए हैं या लिए हैं तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जैसे कोई भी लोन या एडवांस 20,000 से ऊपर कैश में नहीं हो सकता। इसी तरह अगर 50,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में मिला है तो उसके लिए आपने, इसी तरह अगर 50,000 से ऊपर का पेमेंट अगर कैश में मिला है तो क्या डिपॉजिट कराने वाले ने पैन कार्ड दिया है कि नहीं दिया, इसका मतलब पैन नंबर दिया कि नहीं दिया, ये बैंक्स के लिए एप्लीकेबल प्रोविज़न है। इसी तरह जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग सेक्शन 269 के अकॉर्डिंग करना टैक्स ऑडिट में ज़रूरी है, तो वो की गई है कि नहीं की गई। तो ये सब चीज़ें चेक करना काम ऑडिटर का है, लेकिन इन सब चीज़ों में जो असिस्ट करना है वो सारा काम एक अकाउंटेंट का है। तो ये थी बेसिक जानकारी एक स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में। ऑडिट का काम एक बहुत बड़ा वाइड स्कोप है, लेकिन एटलीस्ट अकाउंटेंट को ही पता होना चाहिए कि ऑडिट में क्या क्या होता है और उसका रोल क्या हो सकता है। इसी की बात हमने इस आज के वीडियो में करी है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू।